Good evening, class. Recording has been started. Please mark your attendance in the chat box. Let us start the today's topic. Today we will discuss the topic combustion and flame, right? In earlier classes, we have discussed about combustion, and today we will discuss about flame, right? Today. So I'm going to present the screen. Hope my voice is audible to you clearly. Yes. So in earlier classes, we have discussed about a structure of the flame, and we observed that the innermost part, middle part and the outermost part of the flame, and कौन सी पार्ट कितनी ज्यादा इंटेंस हीट मिलती है, ये सब चीज हम लोगों ने पिछले क्लासेस में डिस्कस किया था. Hope everyone have marked their attendance. There are 5 students and yes, okay. यस सो आज हम फ्यूल से हम अपना डिस्कशन स्टार्ट करेंगे. वी विल डिस्कस अबाउट फ्यूल. तो इससे पहले मैं फ्यूल का डिस्कशन स्टार्ट करूं, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं दैट व्हाट वी हैव डिस्कस्ड टिल येट. अभी तक हम लोगों ने इस चैप्टर में क्या सब पढ़ा है, थोड़ा सा मैं रिकैप करा देता हूं. सो दिस इज चैप्टर combustion and flame. In this chapter we have discussed about fuel, right? सो ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो, दीज आर सम एग्जाम्पल ऑफ फ्यूल. ओके, और इस फ्यूल का क्या होता है, कंबसन होता है, राइट. एंड यहाँ पे हम लोगों ने कुछ एक्टिविटीज देखा था. आफ्टर दैट हम लोगों ने ये डिस्कस किया था हाउ टू कंट्रोल ऑन कंबसन. कंबसन को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि आगे की स्लाइड में है यहाँ पे. सो हाउ टू कंट्रोल फायर. सो बेसिकली देयर आर 3 मेथड, मींस 3 essential requirement for the producing fire. The first requirement is fuel. अगर fuel नहीं होगी तो फायर नहीं लगेगी, राइट. Second is air, means in the presence of oxygen, and third one is heat. Okay. तो अगर तीनों में से कोई एक क्वांटिटी अगर अब्सेंट रहे तो वहां पे फायर नहीं लगेगी, राइट. सो फ्यूल, एयर मीन्स ऑक्सीजन एंड हीट मीन्स इग्निशन टेम्परेचर. ओके, यहाँ पे फ्यूल, एयर और हीट लिखा गया है. तो एयर का मतलब आप ऑक्सीजन से समझो और हीट का मीनिंग यहाँ पे इग्निशन टेम्परेचर से है. ओके, सो हमने क्या देखा कि अगर हम फ्यूल का सप्लाई करना बंद कर दे, ओके, तो मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि आप अपने घर में किचन में खाना बना रहे हैं और आपने क्या किया, गैस का रेगुलेटर, गैस स्टोव का रेगुलेटर ऑफ कर दिया. ऑफ करने के बाद द फ्यूल सप्लाई विल स्टॉप, फ्यूल का सप्लाई रुक जाएगा. तो वहां पे गैस स्टोव की जो बर्नर है वो भी बंद हो जाएगी, मीन्स फायर बंद हो जाएगी. मीन्स हमने क्या किया, फ्यूल की सप्लाई को बंद कर दी. सेकेंड इज एयर. तो हमने इससे पहले ये वाले पिक्चर में देखा था कि जब किसी के क्लॉथ में फायर कैसेस कर लेती है तो उन्हें ब्लैंकेट से रैप किया जाता है ताकि एयर, यहाँ पे एयर का सप्लाई रुक जाए, जिसकी वजह से फायर पे कंट्रोल किया जा सकता है. ओके, सो दिस इज द सेकेंड थिंग. एंड थर्ड वन इज हीट. ओके, कोई भी चीज में फायर तब लगती है या कंबसन तब होता है जब हम उसमें इग्निशन टेम्परेचर देते हैं. ओके, सो अब हम थोड़ा इग्निशन टेम्परेचर के बारे में देख लेते हैं. व्हाट इज इग्निशन टेम्परेचर. सो द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच a substance catches fire is called as ignition temperature.
हर एक सब्सटेंस की एक इग्निशन टेम्परेचर होती है। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया कि किसी भी फ्यूल को बर्न करने के लिए उसको क्या चाहिए, जस्ट वेट, आप फ्यूल, ये फ्यूल है ओके, समथिंग लाइक वुड, पेट्रोल, गैसोलीन, ओके। फ्यूल को ऑक्सीजन चाहिए, तो यहाँ पे क्या होगा, हीट रिलीज होगा ओके। उसके अलावा कुछ अनबर्न पार्टिकल रह जाएंगे, जैसे हम वुड को कंबसन, वुड का कंबसन करते हैं तो हमें हीट मिलती है, उसके अलावा हमें कुछ अनबर्न मीन्स रेसिड्यू बच जाती है ओके। तो अब आप बोलोगे कि पेट्रोल को हम बाहर में रख देंगे तो क्या इसमें सर आग लग जाएगा, ओके। तो यहाँ पे आग नहीं लगेगा ओके। अगर पेट्रोल को आप एक बर्तन में आप ऐसे ही बाहर में रख दो तो उसमें फायर कैसेस नहीं करेगी, उसका कंबसन नहीं होगा, इन स्पाइट ऑफ प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन। यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंस है, तो ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि जितनी भी सब्सटेंसेस हैं उसकी एक लोएस्ट टेम्परेचर होती है ओके, जिससे वो फायर कैच करे ओके। तो पेट्रोल का जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, तो पेट्रोल मींस गैसोलीन का, तो गैसोलीन की इग्निशन टेम्परेचर है 300 डिग्री सेल्सियस ओके। तो फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, एक बर्तन में, एक बर्तन को 300 डिग्री सेल्सियस पे गर्म कर दिया ओके, और इसमें गैसोलीन डाल दिया। मीन्स ये आपको करना नहीं है, बस मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, इट इज वेरी वेरी डेंजरस ओके। सो इसमें आपने गैसोलीन डाल दिया ओके, सिंस दिस इज 300 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पे बहुत ही बिगरस यहाँ पे फायर कैचेस कर लेगी ओके, क्योंकि ये गैसोलीन का टेम्परेचर, इग्निशन टेम्परेचर 300 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे मैच कर रहा है ओके। तो हमने ये भी एग्जांपल देखा था कि आपने एक वुड लॉग लिया और यहाँ पे एक मैच स्टिक इस वुड लॉग को दिखाया, बट यहाँ पे इस वुड लॉग में कोई कंबसन स्टार्ट नहीं हुआ। फिर आपने क्या किया, थोड़ा ज्यादा फायर यहाँ पे वुड के दूसरे साइड में आपने लगाया, तो यहाँ पे कंबसन होना स्टार्ट हो गया ओके। तो इन सेकेंड केस ये जो फायर आपने यहाँ पे दिए ओके, तो इसकी वजह से यहाँ पे इग्निशन टेम्परेचर कंप्लीट हुआ। मींस इस वुड को एक लोएस्ट टेम्परेचर चाहिए कंबसन होने के लिए, तो ये मैच स्टिक लोएस्ट टेम्परेचर नहीं प्रोवाइड कर रही है, बट दिस प्रोवाइड्स द लोएस्ट टेम्परेचर फॉर कंबसन ओके। सिमिलरली जब हम कैंडल लेते हैं, तो कैंडल में यहाँ पे मैच स्टिक डालते हैं तो कैंडल बर्न होना स्टार्ट कर देता है ओके। बट आप कैंडल को गैस स्टोव की लाइटर से जलाना चाहोगे तो कैंडल बर्न होना स्टार्ट नहीं होगा ओके, क्योंकि कैंडल की एक सर्टेन इग्निशन टेम्परेचर है, वो इग्निशन टेम्परेचर उस गैस की लाइटर से रीच नहीं होती है ओके। सो दिस थिंग वी हैव डिस्कस्ड इन द लास्ट क्लास, सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज फ्यूल ओके। सो जो भी सब्सटेंस का कंबसन होता है उसे हम बोलते हैं फ्यूल, जैसे वुड, चारकोल, पेट्रोल, केरोसिन ओके, these are some example of fuels ओके। सो कोई एक ऐसा फ्यूल नहीं है जिसे आप आइडियल कहो। आइडियल कहने का मतलब, अगर हम फॉर एग्जांपल 1 kg फ्यूल अगर बर्न किए तो उसके इक्विवेलेंट हमें हीट मिली, मीन्स कोई भी ना ही अनबर्ट पार्टिकल मिली। जैसे अगर आप लकड़ी को जलाते हो तो वहां पे आपको चारकोल मिलता है, जैसे आप कोल को जलाते हो तो वहां पे भी आपको रेसिड्यू बचते हैं। सिमिलरली जब हम कोई भी गैसोलीन या जैसे 4 व्हीलर या 2 व्हीलर में डीजल और पेट्रोल का यूज करते हैं तो वहां भी स्मोक के रूप में अनवांटेड पार्टिकल्स निकलते हैं राइट। सो दैट इज कॉल्ड एज अनबर्न्ट मटेरियल ओके, अनबर्न्ट मटेरियल। सो कोई भी फ्यूल आइडियल फ्यूल नहीं होती है ओके। सो यहाँ पे हम फ्यूल इफिशियंसी के बारे में पढ़ेंगे। फ्यूल इफिशियंसी का मतलब यह होता है, फॉर एग्जांपल आपको 1 kg वाटर गर्म करना है, यू हैव टू वार्म 1 लीटर ऑफ वाटर ओके। 1 लीटर ऑफ वाटर आपको गर्म करना है राइट। सो आपने क्या किया,
3 मेथड आपने यूज किया। सबसे पहले आपने क्या किया, काउ डंग की मदद से इसे हीट किया। ओके, सो आपको लेट अस सपोज व्हेन यू हीट 1 liter of water by cow dung up to 100 degree Celsius, you require 2 kg of cow dung. Okay. Similarly, कोल से जब आपने हीट किया तो आपको 250 ग्राम कोयला का खपत हुआ। सिमिलरली जब आपने एलपीजी का इस्तेमाल किया तो आपको 100 ग्राम का एलपीजी खत्म हुआ। ये मैं सपोज कर रहा हूँ। ओके, मीन्स ऐसा हम आपको उदाहरण के तौर पे देख रहे हैं। ओके, सो तीनों केस में क्या देख रहे हो, यहाँ पे 2 kg फ्यूल का खपत हो रहा है, यहाँ पे 250 ग्राम कोयला का मीन्स 250 ग्राम फ्यूल का कंजम्पशन हो रहा है, एंड इन थर्ड केस only 100 gram of LPG get consumed. Okay, so the amount of heat produced on complete combustion, okay, the amount of heat energy produced on complete combustion of 1 kg of fuel is called as calorific value. Okay, 1 kg of fuel में जितनी हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसे हम बोलते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। ओके, शायद आपने क्लास 7 में हीट चैप्टर के बारे में पढ़े होंगे। ओके, सो 1 kg ऑफ फ्यूल में जितनी हीट मिलती है उसे हम बोलते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। ओके, सो यू हैव टू, आपको ये डिफिनेशन आपको दिमाग में रखना होगा। मैं याद करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आप ऐसे याद रखना कि 1 kg ऑफ फ्यूल को हम क्या कर रहे हैं, बर्न कर रहे हैं, राइट। सो व्हेन वी बर्न 1 kg ऑफ फ्यूल, तो यहाँ पे जितनी आपको हीट एनर्जी मिलेगी, ओके, द हीट एनर्जी यू विल गेट, दिस हीट एनर्जी मीन्स जितनी आपको हीट एनर्जी मिलेगी, ओके, वो उस फ्यूल की क्या हुई, कैलोरीफिक वैल्यू। ओके, उस फ्यूल की वो कैलोरीफिक वैल्यू हुई। तो अगर मैं आपसे पूछूं काउ डंग और एलपीजी दोनों में कैलोरीफिक वैल्यू किसकी ज्यादा है, ओके, अगर हम दो फ्यूल लेते हैं, काउ डंग लेते हैं और एलपीजी, ओके, काउ डंग का इस्तेमाल अभी भी गांव घर में किया जाता है, और एलपीजी जो कि खाना बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो अगर हम आपसे पूछें, ये यहाँ पे मैंने आपको दो फ्यूल दिया, ओके, द फर्स्ट वन इज काउ डंग एंड सेकेंड वन इज एलपीजी। सो दोनों में से किसका कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा होगा, कैन एनीबॉडी टेल? यस, एलपीजी का। ओके, मीन्स ये अभी कॉमन सेंस पे हम बात कर रहे हैं। जैसे अगर आप 1 kg काउ डंग से आप जितना हीट गेन करते हो, और 1 kg एलपीजी, ओके, तो 1 kg एलपीजी तो बहुत हो गया। ओके, जैसे एक सिलेंडर में 14 kg होती है, वो मान लेते हैं 2 महीने चलते हैं या 1 महीने। ओके, तो 1 kg एलपीजी में तो 2-3 दिन आपका खाना बनता है, राइट। बट 1 kg ऑफ काउ डंग में आप बहुत कम काम कर सकते हो, एक टाइम का भी खाना आपसे नहीं बनेगा। ओके, मीन्स ये 2-3 लीटर पानी गर्म करने में ही 1 kg ऑफ काउ डंग खत्म हो जाएगा। ओके, सो द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ काउ डंग इज लेस एज कंपेयर टू एलपीजी। सो ये हम एग्जांपल आगे टेबल की मदद से देखते हैं। सो कैलोरीफिक वैल्यू आप याद रखिएगा कि 1 kg ऑफ फ्यूल से जो हीट हमें मिलती है उसे हम कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं। जिस फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा होगी वो फ्यूल ज्यादा प्रेफर किया जाएगा, राइट। सो कैलोरीफिक वैल्यू इज कैलोरीफिक वैल्यू, राइट। सो it is expressed in a unit is called kilojoule.
किलो जूल पर केजी, राइट। मीन्स 1 kg में कितना जूल एनर्जी आपको मिला। मीन्स अगर आप 1 kg ऑफ फ्यूल बर्न कर रहे हैं तो आपको कुछ एनर्जी मिलेगी, उस एनर्जी को हम जूल बोलेंगे, राइट। सो यहाँ पे किलो का मतलब 1000, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम 1000 जूल अगर हम लेते हैं, सो इट इज कॉल्ड एज 1 किलो जूल। हीट वाली चैप्टर जब आएगी तो हम ये सब चीज और भी डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। शायद आप क्लास 7 में हीट पढ़े होंगे। ओके, सो कैलोरीफिक वैल्यू इज मेजर्ड इन किलो जूल पर केजी। ये आपको एमसीक्यू में भी आ सकता है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू। ओके, 4 ऑप्शंस रहेंगे, तो आप यहाँ पे किलो जूल पर केजी, इसे हम शॉर्ट में लिखते हैं किलो जूल। के मीन्स किलो, जे मीन्स जूल, पर केजी मीन्स 1 kg ऑफ फ्यूल में कितना एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पे हम टेबल देखते हैं। सो काउ डंग से 6000 टू 8000 किलो जूल एनर्जी पर केजी प्रोड्यूस होती है, जबकि मैंने आपसे पूछा एलपीजी और काउडंग में कंपेयर करने के लिए, तो एलपीजी से 55,000। ओके, मीन्स अगर हम 6000 और 50,000 में कंपेयर करें, सो इट इज 8 टाइम्स। ओके, 8 टाइम्स ग्रेटर। ओके, सो काउडंग और एलपीजी की कैलोरीफिक वैल्यू में आप यहाँ से कंपेयर कर सकते हैं। ओके, तो ये टेबल में यहाँ पे आपको कैलोरीफिक वैल्यू दी गई है बहुत सारे सब्सटेंसेस की। काउडंग केक की 6000 टू 8000, वुड की 17,000 टू 22,000, कोल अराउंड 30,000 मान लेते हैं, पेट्रोल 45,000 किलो जूल पर केजी, किरोसिन भी 45, डीजल भी 45, मीथेन 50,000, राइट। सीएनजी की भी रेंज, मीन्स यहाँ पे मीथेन, सीएनजी, एलपीजी, राइट, these are in the range of 50,000। जस्ट वेट। एंड हाइड्रोजन, अभी आप पढ़ रहे होगे हाइड्रोजन फ्यूल के बारे में। सो हाइड्रोजन फ्यूल की यहाँ पे कैलोरीफिक वैल्यू 1,50,000 कुछ ऐसा यहाँ पे आपको दिया गया है। ओके, सो हाइड्रोजन की कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ही ज्यादा होती है। हाइड्रोजन फ्यूल का इस्तेमाल स्पेस में किया जाता है, राइट। लेट मी सी योर चैट बॉक्स। हाँ, चैट बॉक्स में 4 आंसर आए थे, एलपीजी, वेरी गुड। हाँ, तो होप आप कैलोरीफिक वैल्यू आप समझ पा रहे होंगे। सो नाउ लेट अस डिस्कस सम हार्मफुल इफेक्ट ऑफ कंबसन, राइट। सो बर्निंग ऑफ फ्यूल लीड टू हार्मफुल प्रोडक्ट। यस, सो कार्बन फ्यूल्स लाइक वुड, coal, petroleum release unburned carbon particle. These fine particles are dangerous pollutant causing respiratory disease such as asthma। जैसे जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो भी कार्बन बेस्ड फ्यूल है जैसे वुड, चारकोल, पेट्रोल, डीजल, ओके, तो ये जब बर्न होती है, जैसे आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा कि पेट्रोल और डीजल को तो हम गाड़ी में डालते हैं, तो गाड़ी में तो वैसा तो कुछ बर्न नहीं होता है। तो जब आप आगे चल के इंजन के बारे में पढ़ोगे या जब आप इंजीनियरिंग करोगे, तो वहाँ पे 2 स्ट्रोक इंजन, 4 स्ट्रोक इंजन जब आप पढ़ाई करोगे, तो वहाँ पे आपको पता चलेगा किस तरीके से व्हीकल्स के इंजन के अंदर में कंबसन होता है, राइट।
So you can also watch the animated video on YouTube regarding the combustion in the engines of vehicles, right? So हमने देखा कि कोई भी फ्यूल जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करती है तो हीट निकलती है और कुछ अनबर्न्ड मटेरियल निकलते हैं। अगर वो अनबर्न्ड मटेरियल आकर के हमारे इन्वायरमेंट में मिल गई, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड निकलने के बाद हमारे ये जो एयर में मिल गई, तो वो हम सांस के तौर पे लेते हैं, जिसकी वजह से रिस्पायरेटरी डिजीज सच एज अस्थमा ये होता है। Second thing is that incomplete combustion of this fuel gives carbon monoxide gas. तो incomplete combustion कब होता है? ओके, तो कभी कभी combustion के टाइम में ऐसा होता है कि जब सफिशियंट ऑक्सीजन नहीं मिल रही है तो वहां पे इनकम्प्लीट कंबसन होता है, मीन्स अच्छे से कंबसन नहीं हो पाता है। तो इस केस में यहाँ पे कार्बन मोनोक्साइड गैस निकलती है जो कि बहुत ही हार्मफुल होता है। कार्बन डाइऑक्साइड की टेंडेंसी होती है ह्यूमन ब्लड की जो हीमोग्लोबिन होती है उसमें वो घुल जाती है, जिसके कारण इंसान का सफोकेशन से डेथ हो जाता है, राइट। सो कार्बन मोनोक्साइड इज वेरी वेरी डेंजरस। इसकी केमिकल फॉर्मूला होती है, इट इज डिनोटेड बाय CO, राइट। सो जैसे आपने ये भी मीन्स इट इज डेंजरस टू बर्न कोल इन अ क्लोज्ड रूम। क्लोज्ड रूम में कोल को बर्न करना डेंजरस है, क्योंकि बर्न होने के बाद जो भी अनबर्न्ट मटेरियल निकलेगी वो आपके रूम में रहेगी और आपका रूम क्लोज्ड है, सो इट इज वेरी वेरी डेंजरस। थर्ड थिंग इज दैट combustion of much fuel releases carbon dioxide in environment, okay, and increased concentration of carbon dioxide in air is believed to cause global warming। अभी आप लोग अखबार में पढ़ते होंगे या ग्लोबल वार्मिंग के बारे में आपने सोशल साइंस में भी पढ़ा होगा। ओके, तो ग्लोबल वार्मिंग का मतलब हमारी जो अर्थ की टेम्परेचर है वो इंक्रीज करना। ओके, सो अभी जैसे बहुत सारे व्हीकल्स हैं, इंडस्ट्री है, तो उसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड हमारे इन्वायरमेंट में रिलीज होती है, जिसकी वजह से टेम्परेचर हमारे अर्थ की इंक्रीज करती है। सो दिस इज कॉल्ड एज ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग की बहुत सारी नेगेटिव एस्पेक्ट हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे अर्थ का टेम्परेचर अगर इंक्रीज कर जाएगा तो जो भी आइस ग्लेशियर है वो पिघल जाएगी। आइस ग्लेशियर पिघल जाएगी तो वो मीन्स पहले क्या था, बर्फ था, आइस थी, एंड आफ्टर दैट इट विल कम टू द सी। इससे क्या होगा, सी का जो वाटर लेवल है दैट विल इंक्रीज। ओके, सी की अगर वाटर लेवल इंक्रीज होगी तो जो भी कोस्टल एरियाज हैं वो डूब जाएंगे। इसके अलावा जो आइलैंड नेशन है, आइलैंड कंट्रीज हैं, आइलैंड प्लेस हैं, तो वो मीन्स वहां पे पानी चली जाएगी। ओके, इसके अलावा भी बहुत सारे नकारात्मक प्रभाव हैं। ओके, जैसे वोल्केनिक इरप्शन वगैरह सब भी ग्लोबल वार्मिंग से इसका रिलेशन है। मीन्स अगर समुद्र में पानी का स्तर बढ़ता है, फॉर एग्जांपल ये मान लेते हैं समुद्र है, ओके, तो पहले यहाँ पे इतना पानी था, राइट, पहले यहाँ पे इतना पानी था, फिर किसी कारण से क्या हुआ, पानी की लेवल क्या हो गई, बढ़ गई, पानी की लेवल बढ़ गई, तो यहाँ पे ये जो फ्लोर है यहाँ पे ये प्रेशर इंक्रीज होगा, राइट, प्रेशर इंक्रीज होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, तो आप जानते हैं कि अर्थ के कोर में क्या है, एकदम लावा, मीन्स मोल्टेन लावा। ओके, तो यहाँ पे प्रेशर बढ़ रही है तो इसकी वजह से ये मोल्टेन लावा बाहर आएगी और यहाँ पे वोल्केनिक इरप्शन हो सकता है, राइट। सो ग्लोबल वार्मिंग के बारे में आप इंटरनेट पे पढ़िएगा और भी डिटेल्स में बहुत सारी चीजें आपको मिलेगी। और जो कोल्डर रीजन है जहाँ पे धूप नहीं होती है, आइस रहती है, वहां पे किस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग के कॉन्सेप्ट से वेजिटेबल्स ग्रो किए जाते हैं। ओके, सो वो भी आप इंटरनेट पे पढ़िएगा। सो द फोर्थ वन इज, अभी हम पढ़ रहे हैं कि जो भी हमारा कंबसन होता है उसकी कुछ हार्मफुल इफेक्ट होती है, अभी हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं। हमने आपको बताया एसिड रेन के बारे में, इससे पहले चैप्टर्स में हम लोगों ने डिस्कस किया था।
So burning of coal and diesel releases sulfur dioxide gas. It is extremely suffocating and corrosive. Suffocating का मतलब दम घुटना. Okay, when you inhale these gas, okay, तो आपको दम मीन्स घुटन जैसा महसूस होता है. एंड कोरोसिव गैस का मीन्स इट मीन्स दैट जैसे आयरन का कोरोजन होता है. ओके, मीन्स आयरन का रस्ट में कन्वर्जन इज कॉल्ड एज कोरोजन. ओके, so it is extremely suffocating and corrosive gas. So moreover, petrol engine gives off gaseous oxide of nitrogen. जो भी पेट्रोल इंजन होती है वहां पे नाइट्रोजन की ऑक्साइड निकलती है और सल्फर की ऑक्साइड और नाइट्रोजन ये रेन वाटर में डिसॉल्व करती है और इससे हमें एसिड रेन होती है. आपने कुछ समय पहले पेपर में पढ़ा होगा कि ताजमहल की कलर क्या हो रही है, येलोइश हो रही है. तो वहां पे गवर्नमेंट ने क्या किया, उसके आसपास में जो भी इंडस्ट्रीज थी उसे हटाया गया. ओके, तो एक्चुअली वहां पे हुआ क्या था दैट मीन्स एसिड रेन होने की वजह से जो भी ताजमहल है वो मार्बल से बनी हुई है और एसिड रेन होने की वजह से वहां पे कोरोजन होगा, राइट, और जिसकी वजह से उसकी कलर येलोइश हो गई थी. तो सो फाइनली वहां से इंडस्ट्री उसके आसपास में थे उसे हटाया गया. ओके, सो इट इज वेरी हार्मफुल फॉर क्रॉप्स, बिल्डिंग एंड सॉइल. मीन्स एसिड रेन क्रॉप्स, बिल्डिंग, सॉइल वगैरह के लिए हार्मफुल है. अब ये आप लोग जानते होंगे सीएनजी गैस के बारे में. जब आप ऑटो में ट्रेवल कर रहे होते हैं या बस में तो वहां पे लिखा रहता है दैट मीन्स सीएनजी गैस से ये चलती है. सो सीएनजी स्टैंड फॉर कंप्रेस्ड नेचुरल गैस. सो बेसिकली हमने क्या देखा, कोई भी फ्यूल को जब हम कंबसन करते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंट में तो वहां पे हीट निकलती है और अनबर्न्ड मटेरियल निकलती है. तो सीएनजी के केस में वी गेट वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ अनबर्न्ड मटेरियल. ओके, तो इस वजह से सीएनजी को एक क्लीनर फ्यूल के तौर पे कंसीडर किया जाता है. सो इसी के साथ आपका ये चैप्टर खत्म होता है. सो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं. किसी को कुछ पूछना है तो आप चैट बॉक्स में आप यू कैन आइदर रेज योर हैंड और यू कैन टाइप योर क्वेश्चन इन द चैट बॉक्स. आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट द चैप्टर नंबर 11 दैट इज फोर्स. अगर आपको कुछ क्वेश्चंस पूछना है तो आइदर यू कैन टाइप द क्वेश्चन इन चैट बॉक्स और यू कैन रेज योर हैंड. Otherwise, I will start chapter number 11, that is course. Baki, this is chapter number 6, and the remaining chapter will be teach by the ma'am. इस साइंस के क्लास के अलावा पैरेलली आपके एक और क्लास चल रहे होंगे जिसमें बेसिकली बायोलॉजी के टॉपिक्स को कवर किया जा रहा, राइट. सो after this chapter we will start chapter number 11, that is force and pressure. So if you have any question from this chapter you can ask. अगर आपके क्वेश्चंस नहीं है तो चैट बॉक्स में आप नो लिखें ताकि मैं चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट करूं. ओके, चलिए मैं ही कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर देता हूँ. आपने कुछ नहीं पूछा तो आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन का मैं ब्रीफ डिस्कशन कर देता हूँ. आप घर पे बनाइएगा. मैंने आपको पिछले भी क्लास में बोला था सारे क्वेश्चंस को देख के आने के लिए. लिस्ट कंडीशन अंडर विच कंबसन टेक्स प्लेस. कंबसन होने के लिए क्या चाहिए, फ्यूल चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए और इग्निशन टेम्परेचर चाहिए, राइट. फ्यूल, एयर एंड हीट. सेकेंड इज फिल इन द ब्लैंक्स. चलिए 2 का ए आपको चैट बॉक्स में बताना है. बर्निंग ऑफ वुड एंड कोल काउजेस डैश ऑफ एयर.
प्लीज टाइप द आंसर इन द चैट बॉक्स। सभी लोग चैट बॉक्स पे आ जाइए, अभी हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस अगले 10 मिनट डिस्कस करेंगे। सो द क्वेश्चन इज बर्निंग ऑफ कोल मीन्स सॉरी वुड और कोल को जब हम बर्न करते हैं तो एयर में क्या होता है। CO2 is released. Okay, you can say that causes pollution of air, right? Second question is very good. आपने CO2 बोला। A liquid fuel used in home is, आप घर में एक लिक्विड फ्यूल यूज करते हो, वो क्या है। वेरी गुड, LPG। Fuel must be heated on its dash before it starts burning. केरोसिन इज ऑल्सो अ लिक्विड फ्यूल जो कि हम लोग यूज करते हैं। वेरी गुड। केरोसिन का हम इस्तेमाल करते हैं, स्टोव में करते हैं, मीन्स पहले गांव में स्टोव में केरोसिन का इस्तेमाल किया जाता था। ओके, सो क्वेश्चन नंबर सी सेज फ्यूल मस्ट बी हीटेड टू इट्स डैश बिफोर इट स्टार्ट बर्निंग। तो हम लोगों ने देखा था कि फ्यूल को एक पार्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए होती है। द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच फ्यूल स्टार्ट बर्निंग इज कॉल्ड एज ignition temperature, right? So there is two answer in the chat box till yet. Very good. So मैं आगे बढ़ रहा हूँ, कुछ लोग टाइप भी कर रहे होंगे। फायर प्रोड्यूस्ड बाय ऑयल कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय, यहाँ पे क्या होगा। वेरी गुड, यहाँ पे आपको वाटर याद है। सालोक, प्रियल, वाबिका, यस सारे लोगों ने वाटर बोला, बहुत बढ़िया। क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, कैन एनीबडी एक्सप्लेन। डी मीन्स वाटर से फायर, ऑयल से जो फायर होगी वो हम क्यों नहीं कंट्रोल कर सकते हैं। यू कैन रेज योर हैंड, आई विल अनम्यूट योर माइक। ओके, सालोक ने हैंड रेज किया। यस, नाउ यू कैन स्पीक। Yes, sir. Because water is heavier than oil, it settles down and the fire will continue above यस, it. वेरी गुड। सो हमने क्या डिस्कस किया था, वाटर ऑयल से हैवियर होती है। जब हम ऑयल पे वाटर डालेंगे तो वाटर नीचे चली जाएगी और ऑयल तो ऊपर में ही रहेगी, तो वहां पे हम फायर कंट्रोल नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन हाउ द यूज ऑफ सीएनजी इन ऑटोमोबाइल हैज रिड्यूस पोल्यूशन इन आवर सिटीज। तो यहाँ पे आप मेंशन करोगे डैट की सीएनजी की जितने भी फ्यूल्स होते हैं उसमें कुछ अनबर्nt मटेरियल निकलते हैं, बट सीएनजी के केस में यहाँ पे हम लोगों ने देखा था, जस्ट वेट, यहाँ पे वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ हार्मफुल प्रोडक्ट निकलती है जिसकी वजह से सीएनजी से पॉल्यूशन कम होता है। कंपेयर एलपीजी एंड वुड एज फ्यूल। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, कैलोरीफिक वैल्यू के बारे में कंपेरिजन करना है। एलपीजी की कैलोरीफिक वैल्यू 50,000 के आसपास होती है और वुड की मेरे जहां तक मुझे याद है 20,000 के आसपास होती है। लेट अस सी द टेबल। हाँ, वुड की 17,000 टू 22,000 और एलपीजी की 55,000। ओके, सो यहाँ पे आप बताओगे कि जब हम 1 kg ऑफ एलपीजी को बर्न करते हैं तो हमें 55,000 किलो जूल एनर्जी पर केजी मिलेगी। जब हम 1 kg ऑफ वुड बर्न करेंगे तो 17,000 टू 22,000 ऑफ किलो जूल एनर्जी पर केजी हमें मिलेगी। ओके,
सो लगभग मीन्स वहां पे यू कैन कंपेयर दिस वन. गिव रीजन. वाटर इज नॉट यूज टू कंट्रोल फायर इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट. यहाँ पे शॉर्ट लग जाएगा और जब आप वाटर डालोगे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में तो वहां पे करंट भी लग सकती है. एलपीजी इज अ बेटर डोमेस्टिक फ्यूल देन वुड. सबसे पहला रीजन कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा होती है. सेकेंड इज एलपीजी में अनबर्न्ड मटेरियल कम निकलती है एज कंपेयर टू वुड. इसके अलावा भी रीजंस हो सकते हैं. Paper by itself catches fire easily, whereas a piece of paper wrapped around the aluminum pipe does not. Okay, paper, फॉर एग्जाम्पल आप एक पेपर में यहाँ पे मैच स्टिक आप जलाए तो ये फायर यहाँ पे कैसेस कर लेगी. बट एक आप यहाँ पे एल्यूमिनियम पाइप यहाँ पे ले लो और एल्यूमिनियम पाइप के ऊपर में पेपर रैप किया गया है तो यहाँ पे फायर कैसेस नहीं करेगी. ओके, तो यहाँ पे बेसिकली इग्निशन टेम्परेचर के बारे में आपको बताना है. सो कैन एनीबॉडी एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन? The question is, paper by itself catches fire easily, whereas a piece of paper wrapped around an aluminum pipe does not. Yes, no one. So basically यहाँ पे क्या होता है, ये इग्निशन टेम्परेचर मीन्स जब आप ऐसे पेपर को आप फायर दे रहे हो तो वहां पे उसके इग्निशन टेम्परेचर कम है और जब आप उसे एल्यूमिनियम पाइप में रैप कर देते हो तो उसकी इग्निशन टेम्परेचर क्या होती है, इंक्रीज कर जाती है. राइट. सो ड्यू टू दिस रीजन दिस हैपेंस. मेक अ लेबल डायग्राम ऑफ कैंडल फ्लेम. कैंडल फ्लेम की आपको डायग्राम बनानी है. 8 बजे से क्लास. यस. सो कैंडल की लेबल डायग्राम आपको इस फिगर की मदद से आपको बनानी है. बेसिकली यहाँ पे 3 जोन्स होते हैं, आउटर जोन, मिडिल जोन एंड इनर मोस्ट जोन. ओके, तो आउटर जोन जो होती है दैट इज हॉटेस्ट पार्ट, मिडिल जोन इज मॉडरेटली हॉट and innermost zone is least hot. Okay, so you have to make this figure. After that, yes, the next question is that question number 7. Name the unit in which the calorific value of fuel is expressed. नहीं, यहाँ पे किलो जूल पर केजी. अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कैलोरीफिक वैल्यू को हम किलो जूल पर केजी में डिस्कस करते हैं और मैंने आपको बताया भी कि ये आपको क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. एक्सप्लेन हाउ CO2 इज एबल टू कंट्रोल फायर. तो हम जानते हैं फायर को क्या चाहिए होती है, ऑक्सीजन. बट फायर के चारों ओर अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड डाल दो तो उसे ऑक्सीजन तो मिल नहीं रही है. ऑक्सीजन नहीं मिल रही है तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन का सप्लाई वहां पे कम हो गया या बंद हो गया. देन वी कैन कंट्रोल ऑन द फायर. Question number 9. It is difficult to burn a green leaves but dry leaves catches fire easily. So green leaves में moisture रहती है. Moisture की presence से green leaves की ignition temperature बढ़ जाती है जबकि dry leaves में moisture content is low as compared to green leaves. That's why it is difficult to burn a heap of green leaves but
as compared to dry leaves. Question number 10. Which zone of a flame? This question we have discussed in last class. Question number 11. In an experiment, 4.5 kg of a fuel was completely burned. The heat produced was measured to be 1,80,000 kilojoule. Calculate the calorific value of the fuel. तो ये क्वेश्चन यहाँ पे let us solve this question. So yes. So we have burned 4.5 kg of fuel, right? And the heat we get as 1,80,000 kilojoule. So we have to calculate calorific value. So calorific value is the heat that we get in 1 kg of fuel. Okay. So 1,80,000 1, 2, 3, 4, yes, divided by 4.5. So we have to calculate calorific value. So calorific value is the amount of heat we get per kg of fuel, right? So this is unitary method. Let us remove this point. Okay. So 5 2s are 10, 5 9s are 45, 9 2s are 18, 40, 2000 into 2 is, sorry, 20,000 into 2 is 40,000 kilojoule per kg. Okay. So the calorific value of the fuel is 40,000 kilojoule per kg. Okay, you will get similar type of question based on this. So this is just based on unitary method जो कि आपने क्लास 5 में पढ़ा होगा. ओके, सो मीन्स 4.5 kg में इतनी हीट प्रोड्यूस होती है, तो आपको निकालना है 1 kg में कितना हीट प्रोड्यूस होगा. ऑल्सो यू कैन सॉल्व दिस वन बाय दैट वी गेट in 4.5 kg of fuel we get 1,80,000 kilojoule energy. So in 1 kg of fuel you will get 1,80,000 kilojoule divided by 4.5 kg. So when you solve this, you will get 20,000. ऊपर में किलो जूल आया एंड नीचे में केजी. सो इट विल बी 20,000 किलो जूल पर केजी, राइट. सो इन दिस मैनर यू कैन कैलकुलेट. तो यहाँ पे मैं दूसरा मेथड यूज किया. मीन बोथ आर सेम बट दिस इज समथिंग लाइक यूनिटरी मेथड. मीन्स आपको ज्यादा क्वांटिटी दिया गया है और आपको वन क्वांटिटी में कंपेयर करना है. क्वेश्चन नंबर 12, कैन द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग कैन बी कॉल्ड कंबसन. ये आप सोच के आइएगा. क्वेश्चन नंबर 13 मीन्स 12 13 आप करना. इफ अगर आप नहीं कर पाओगे देन वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास. सो किसी को कुछ पूछना भी है क्या? इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन please raise your hand, otherwise type no in the chat box so that I can start chapter number 11. Okay, chapter number 11 में start करूंगा जिसमें अभी हम लोग बेसिक इंट्रोडक्टरी पार्ट डिस्कस करेंगे अगले क्लास में हम. बट आप अगले क्लास में आने से पहले इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व करके आओगे. क्वेश्चन नंबर 12 13 जो भी है वो हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे. पहले आपसे पूछेंगे फिर मैं बताऊंगा आपको.
So let us start new chapter, that is force and pressure. हाँ, यहाँ पे दो आंसर्स भी आप लोगों ने किए, 40,000। मेरा आंसर क्या आया, 20,000। सॉरी, यहाँ पे 40 आएगा, सॉरी, इट इज 40, राइट। 41 फोर जा, हाँ यहाँ पे 40,000 आएगा। सो द नेक्स्ट चैप्टर इज फोर्स एंड प्रेशर। सो अभी तक हम लोगों ने कौन सा चैप्टर्स पढ़ा है? द फर्स्ट चैप्टर इज क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। थर्ड चैप्टर इज सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक। चैप्टर नंबर 4 materials, metals and non-metals. Chapter 5 coal and petroleum. Chapter 6 combustion and flame. So 1, 2, 3, 4, 5. So till yet we have discussed total 5 chapter, and this is the chapter number 11. This is the 6th chapter that will be discussed by me. ओके, तो फोर्स एंड प्रेशर, इसके बाद आपका फ्रिक्शन आएगा, साउंड। सो ये तीनों चैप्टर मीन्स अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में डिवाइड करोगे तो फोर्स एंड प्रेशर, फ्रिक्शन, साउंड ये फिजिक्स में आती है। फिर उसके बाद केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इट इज चैप्टर नंबर 14। चैप्टर नंबर 15 सम नेचुरल फेनोमेना। Chapter number 16 light. Chapter number 17 star and the solar system. And chapter number 18 is pollution of air and water. So चैप्टर नंबर 11 से चैप्टर नंबर 18 तक मैं डिस्कस करूंगा। चैप्टर नंबर 17 जो कि एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड है, दैट विल बी टेकन बाय सर। ओके, so let us start the force and pressure. Since it is 7:47, we have only 7-8 minutes, so यहाँ पे हम थोड़ा बहुत डिस्कशन करते हैं। So what is force? Can anybody tell? You can use your mic. Force अगर मैं बोलूं तो आप फोर्स से क्या समझते हो? Push or pull of an object is called as force. Very good. Push or pull. So what is the difference between push and pull? ये आप बताइए। Force is pull, push and combination of both. Very good. हाँ, बेसिकली जो फोर्स होती है वो पुश और पुल मीन्स अभी तक आपको जो पढ़नी है वो दैट इज समवॉट रिलेटेड टू पुश एंड पुल। तो ये मेरा पहला क्वेश्चन था, फोर्स से आप क्या समझते हो? आप जो भी समझते थे वो आपने चैट बॉक्स में अच्छे से आपने टाइप किए। अब मेरा क्वेश्चन है दैट व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पुश एंड पुल? आप माइक ऑन करके आप बता सकते हो। टर्न ऑन देयर, हाँ आपका माइक ऑन है। पुश और पुल में कुछ डिफरेंस होती है, वो क्या होती है? तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। सो यहाँ पे जैसा आप देख रहे हो देयर आर 3 फिगर 11.1, राइट। सो फिगर ए, यहाँ पे एक गोलकीपर सेविंग अ गोल मीन्स यहाँ से फुटबॉल आ रही है और इनका काम है इस फुटबॉल को रोकना, मीन्स वो गोल बॉक्स में नहीं जाए। सेकेंड इज हॉकी प्लेयर फ्लिकिंग अ बॉल। एंड थर्ड, यहाँ पे एक फील्डर बॉल को स्टॉप कर रहा है। ओके, तो तीनों केस में क्या देख रहे हो? पहले केस का अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो एक फुटबॉल काफी तेज गति से, काफी स्पीड से गोलकीपर के पास आ रहा है और इन्होंने क्या किया, उसे रोकने की कोशिश की। ओके, तो रोकने की कोशिश करने में इन्हें कुछ
फोर्स लगता है, राइट। सिमिलरली हॉकी बॉल को फिगर बी में एक पार्टिकुलर डायरेक्शन देनी है, तो इन्हें कुछ पुश या पुल देना होगा। सिमिलरली थर्ड केस में जब हम बॉल को रोकते हैं तो वहां पे हमें कुछ करना होगा, राइट। सो लेट अस अंडरस्टैंड फर्स्ट व्हाट इज पुश एंड व्हाट इज पुल। सो बेसिकली जैसा कि मैंने आपसे पूछा फोर्स के बारे में, तो आपने पुश और पुल के बारे में बताया, तो मान के चलता हूँ यू नो दिस थिंग्स, ओके। सो जब कोई फोर्स ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन आपकी तरफ ला देती है तो उसे हम बोलते हैं पुल, ओके। और जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट में फोर्स लगाते हो और वो ऑब्जेक्ट आपसे दूर चली जाती है, मीन्स मूव्स अवे, तो उसे हम बोलते हैं पुश, ओके। तो जैसे कभी आप मॉल घूमने जाते हो या कोई रेस्टोरेंट वगैरह, तो वहां पे गेट लगी रहती है, गेट में पुश या पुल वहां पे लिखा रहता है, राइट। तो यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। आज का क्लास ये इंट्रोडक्टरी क्लास है, हम लोग अगले क्लास में और भी डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। सो ओपनिंग अ ड्रॉर, एक ड्रॉर को हम ओपन करते हैं। सो ड्रॉर इज समथिंग लाइक दिस, ओके। तो ये ड्रॉर को आप ओपन करते हैं और आप इधर बैठे हो, तो ये आप अपने तरफ इस ड्रॉवर को खींच रहे हो, राइट। तो ये ड्रॉवर को आप अपने तरफ खींच रहे हो, तो ये क्या हुआ, दिस इज कॉल्ड एज पुल। फिर आपका काम हो गया और इस ड्रॉवर को आप वापस अंदर भेज रहे हो, सो दिस इज कॉल्ड एज पुश। सो पुश के केस में मूव्स अवे एंड पुल के केस में मूव्स टुवर्ड्स यू। यू का मतलब मीन्स जो व्यक्ति यहाँ पे फोर्स लगा रहा है, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट द पुश एंड पुल। सो इट इज 7:53, okay, we will discuss means start this chapter in the next class। बट अगले क्लास में आने से पहले आप चैप्टर नंबर 6 की कंबसन एंड फ्लेम्स के सारे क्वेश्चन समझ के आइएगा। एक बार बुक का रीडिंग करके आप आइएगा, ओके। तो जो भी आपके क्वेरीज होंगे, क्वेश्चंस होंगे, वो हम लोग डिस्कस करेंगे और फिर चैप्टर नंबर 11 का डिस्कशन हम लोग कंटिन्यू करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे क्लास। आई एम गोइंग टू स्टॉप द प्रेजेंटेशन, प्लीज लीव द क्लास। Yes, bye.